कर्नाटक की जीत से कांग्रेस गदगद है और सीधे तरीके से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक दो जगहों पर कांग्रेस ने सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। और कर्नाटक की जीत जो है वो खास करके और महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये जीत बहुत बड़ी है, आंकड़ों के हिसाब से भी बहुत बड़ी है। और कांग्रेस के दो विश्लेषण हैं इसको लेकर। पहला ये कि ये राहुल गांधी की जीत है क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, कर्नाटक पर उनका फोकस भी रहा और उसका ही नतीजा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इन चुनावी नतीजों में नजर आया। कांग्रेस के विश्लेषण का दूसरा पक्ष यह है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी बातों को नकार दिया है क्योंकि पीएम ने बहुत जगहों पर रैलियां की थी, लोगों से बड़े स्तर पर वो जुड़ने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन अगर उनकी बात पर वोट नहीं दिया गया है तो ये उन्हें नकारने के तौर पर ही देखा जाएगा। तो आंकड़े क्या कहते हैं, जानकार क्या कहते हैं, इन दोनों सवालों के लिहाज से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार कही जाएगी या फिर स्थानीय नेताओं की कही जाएगी और राहुल गांधी को कितना बड़ा श्रेय। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। पवन पुत्र हनुमान कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। देश का बेटा कैसा हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल बीजेपी की हार को लेकर भी है कि क्यों पीएम मोदी की 25 चुनावी कार्यक्रमों के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को नहीं रोक पाए, क्यों मोदी का डबल इंजन वाला दांव अपना जादू नहीं दिखा पाया। हम कर्नाटका को इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और इनोवेशन में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हम कर्नाटका को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का दिल जीतने के लिए कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया, फिर भी कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले 2 गुनी सीट जीत ली। साथियों, डबल इंजन का सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार नहीं थी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सालों लग जाते थे। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं की डबल इंजन सरकार पर क्लास भी लगाई, योजनाओं की बौछार कर दी। फिर भी कांग्रेस ने 2014 के बाद किसी बड़े राज्य में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है वो फकीरप्पा जिंदे जी का है। वो चित्रदुर्गा जिले से हैं और वो पूछते हैं, सर हम लोग हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है? डबल इंजन सरकार से कर्नाटका के विकास को क्या लाभ होगा? उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन का अपने भाषणों में इतनी बार जिक्र किया कि कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता ही पूछने लगे कि डबल इंजन पर इतना जोर क्यों प्रधानमंत्री जी? कि देखो भाई, ट्रैक्टर है, हम बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारुति कार का लगा दें तो बताइए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या? किसी के काम आएगा क्या? वो खुद ही अपनी उसमें बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था गति तेज देती है, वैसे ही
डबल इंजन की सरकार गति तेज देती है। केंद्र और राज्य की जुगलबंदी से बेहतर और तेज तरीके से विकास हो सकता है, इससे शायद ही कोई असहमत हो। फिर क्यों कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकार दिया? क्यों बीजेपी कर्नाटक की जनता को डबल इंजन का महत्व तो नहीं समझा पाई? आखिर पीएम मोदी का जादू भी बीजेपी को कर्नाटक में हार से बचा क्यों नहीं पाया? जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। कर्नाटक में बीजेपी की हार की कई वजह है, लेकिन एक बड़ा सवाल पीएम मोदी को लेकर है, जिन्होंने बीजेपी की झोली में कर्नाटक को डालने के लिए राज्य का तूफानी दौरा किया, लेकिन नतीजा बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा, जिसकी व्याख्या कांग्रेस की तरफ से इस तरह की गई। ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है। कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इंडिया टुडे आज तक एक्सिस माई इंडिया पोस्ट पोल सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुए। बीजेपी को वोट देने वाले 19% मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। वहीं 13% ने कैंडिडेट और 11% ने पार्टी से निष्ठा के चलते वोट डाला। बीजेपी के मतदाता थे, उसमें जो सबसे बड़ी 19% वजह थी, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनने वोट किया। ऑफकोर्स 41% लोगों ने कहा विकास के लिए। तो विकास जो ऐसी बात होती है कि वो कांग्रेस के मतदाता भी और बीजेपी के मतदाता भी कहते हैं, उसमें बड़ी बात ओवरऑल परसेंटेज 7% केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पे बीजेपी को वोट मिला है। बीजेपी को जो भी वोट आज मिला। तो कांग्रेस भले ही जीत के बाद मोदी फैक्टर के कमजोर होने का दावा करे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। असल बात यह है कि कर्नाटक में बीजेपी का मजबूत चेहरा न होना उसे ले डूबा। बीजेपी ने येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सीएम रहते हुए वो कोई खास छाप नहीं छोड़ सके और मुंबई के चेहरे को आगे करके लड़ना पार्टी को महंगा पड़ा। जानकारों का कहना है कि अगर पीएम को कर्नाटक में सीएम मुंबई का भी साथ मिला होता तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते। इस दलील के पक्ष में वो उत्तर प्रदेश से जुड़े आंकड़े पेश करते हैं, जहां केंद्र में मोदी और राज्य में योगी का फायदा बीजेपी को चुनावी जीत के रूप में लगातार मिल रहा है। पिछले साल यूपी चुनाव के वक्त कराए गए इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 27% लोग बीजेपी को विकास के नाम पर वोट देने की बात कहते मिले। 11% ने केंद्र और राज्य दोनों से मिलते मुफ्त राशन की वजह से अपना वोट बीजेपी के पाले में देने की बात कही। 9% ने वोट बीजेपी को देने के पीछे सरकारी योजनाएं वजह बताई। 8% वोट सीधे सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर ही बीजेपी को देने की बात सामने आई, जबकि 12% वोटर ऐसे रहे जो बीजेपी के कोर मतदाता या कहे लॉयल वोटर रहे। मोदी और योगी की जुगलबंदी का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। लेकिन जिस दिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया, उसी दिन कर्नाटक में ठीक इसका उल्टा हुआ और राज्य के मुख्यमंत्री की खराब छवि बीजेपी को भारी पड़ गई। कर्नाटक में बीजेपी की हार की अहम वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और ये धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो एक बीजेपी विधायक को जेल जाना पड़ा। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से इसकी शिकायत की। बीजेपी के लिए मुद्दा चुनाव में भी गले की फांस बना रहा और पार्टी इसकी काट नहीं खोज पाई। प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इतनी करप्ट गवर्नमेंट है, यहाँ के लोग जो महसूस कर रहे हैं और किए हैं कि ये तो 40% कमीशन गवर्नमेंट है, इसको निकालना है। तो ये भी इस चुनाव में उनके खिलाफ है। एडमिनिस्ट्रेशन तो कोलैप्स हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है।